हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक वेंचर्स। आरसीसी की आज हम वापस आरसीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आरसीसी का जो नेक्स्ट पार्ट था, लास्ट पार्ट हमने देखा था कि टाइप ऑफ सेक्शन कितने टाइप के होते हैं, मतलब सेक्शन के टाइप कितने होते हैं आरसीसी में जो यूज लिए जाते हैं। दैट इज अंडर एनफोर्स सेक्शन, ओवर एनफोर्स सेक्शन एंड बैलेंस सेक्शन। तीन टाइप के सेक्शन हमने स्टडी की थी। तीनों टाइप के जो सेक्शन थे उसमें कुछ हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी, जिसमें हमने बात की थी कि अंडर एनफोर्स सेक्शन होता है। देखो बेसिकली मैं तीनों टाइप के सेक्शन को थोड़ा सा वापस डिस्कस कर रहा हूं। अंडर एनफोर्स जो सेक्शन था, फिर हमने बैलेंस था, फिर ओवर एनफोर्स था। ठीक है, ओवर एनफोर्स सेक्शन। तो इन तीनों सेक्शन में हमने एक चीज देखी थी कि अगर बैलेंस सेक्शन था तो उसमें हमने कंडीशन क्या थी, एक्सयू जो था एक्सयू लिमिटिंग के बराबर था। अंडर एनफोर्स था उसमें एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिटिंग था। एंड ओवर एनफोर्स सेक्शन में एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग था। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? तो देखना, हमने यहां पर तीन टाइप के फेलियर की स्टडी की थी कि फर्स्ट वन, अगर अंडर एनफोर्स सेक्शन होता है तो उसमें डक्टाइल फेलियर होता है, दैट इज डक्टाइल फेलियर। बैलेंस सेक्शन था तो इसमें जो फेलियर होता है उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड फेलियर। ठीक है, अगेन ओवर एनफोर्स सेक्शन था, सेक्शन कैसा बनता है, ब्रिटल, एंड इसमें जो फेलियर होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्रिटल फेलियर। तो देखना ध्यान से, एक चीज आरसीसी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है यहां पर। देखना कि इसमें डक्टाइल फेलियर जब हो रहा था तो कौन सा मटेरियल फेल हो रहा था, स्टील। इसमें ध्यान दोगे तो इसमें कंक्रीट एंड स्टील बोथ आर साइमल्टेनियसली फेल हो रही थी। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें कंक्रीट फेल हो रही थी। देखना ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें छिपी हुई है कि ध्यान देना, कभी भी आपको अगर आपसे ये पूछे कि कंक्रीट और स्टील है, दो मटेरियल आपके पास आरसीसी में कंक्रीट और स्टील है, तो उनमें से कौन सा सेक्शन फेल होता है, मतलब कौन सा मटेरियल फेल होता है। तो देखना, आरसीसी में जो भी सेक्शन बनते हैं वो कंक्रीट प्लस स्टील से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो देखना कभी भी आपका स्टील फेल नहीं होगा। स्टील क्या होता है, हमने जब डक्टाइल फेलियर की बात की, डक्टाइल फेलियर क्या होता है कि जब भी किसी मटेरियल पर फोर्स लगाते हो तो एलोंगेट होना स्टार्ट कर देता है, एलोंगेट होना स्टार्ट कर देता है। और डक्टिलिटी की आपको डेफिनेशन भी पता होगी, अगर नहीं पता तो प्रीवियस क्लासेस में आप देख सकते हैं कि डक्टिलिटी किसे कहते हैं, जब किसी मटेरियल में पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू 5% से ज्यादा हो जाए, मतलब इलास्टिसिटी के बाद में वो टोटल स्ट्रेन का 5% से ज्यादा एलोंगेट हो रहा है, दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज डक्टाइल मटेरियल। और इसमें कंक्रीट जो स्टील है वो कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। तो स्टील अगर डक्टाइल मटेरियल है तो स्टील एलोंगेट होगा। इसका मतलब स्टील में क्या होगा, यील्डिंग होगी। स्टील में क्या होगा, यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट स्टील ऐसा नहीं है कि कंक्रीट की तरह दो टुकड़ों में टूट गया, ऐसे दो टुकड़ों में कभी भी नहीं टूटता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको मटेरियल का फेलियर पूछा जाए तो क्या होगा, जैसे जैसे स्टील में यील्डिंग होगी वैसे वैसे कंक्रीट फेल होना स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आई? तो जब भी आपको मटेरियल फेल पूछे तो एट द जो पूरे सेक्शन का फेलियर है वो ड्यू टू कंक्रीट होता है। मतलब कंक्रीट जब फेल होगा तो ही कंप्लीट आरसीसी का सेक्शन फेल होगा। बात समझ में आई? इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो अंडर एनफोर्स सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है, यही हम प्रेफर करते हैं। यहां पर तो कंक्रीट ऑलरेडी फेल हो जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली ये फेल होता है। इसमें क्या होता है, पहले स्टील फेल होगा फिर कंक्रीट फेल हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों एक साथ फेल हो रहे हैं, बट इसमें तो कंक्रीट पहले फेल हो रहा है। इसका मतलब ये कोई इंडिकेशन ही नहीं देगा, इंडिकेशन नहीं देगा तो इस टाइप के सेक्शन को हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो यहां पर आज हम नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ये चीज याद रखना कि हमेशा मटेरियल कौन सा फेल होगा, कंक्रीट फेल होगा। तो ध्यान देना कि नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, कि आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो हम लास्ट स्टेप की बात कर रहे थे, अब तक हमने तीन टाइप के सेक्शन देख लिए थे, और तीनों टाइप के सेक्शन के बाद में हम फाइनल स्टेप की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, फोर्थ स्टेप थी एनालिसिस की, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो, आपके पास बेसिकली तीन टाइप के सेक्शन हो सकते हैं। आप कैलकुलेशन करते हो, आपको मटेरियल गिवन है, उसमें सेक्शन अंडर एनफोर्स भी हो सकता है, ओवर एनफोर्स भी हो सकता है, और बैलेंस भी हो सकता है। तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैसे कैलकुलेशन करनी है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, इसका ए पार्ट में आप डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अंडर एनफोर्स सेक्शन। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन। देखना, अंडर एनफोर्स सेक्शन क्या होगा। अब बात आती है कि अंडर एनफोर्स सेक्शन में कैसे कंसीडर करेंगे। तो हमें पता है अंडर एनफोर्स सेक्शन को हम स्टडी करके आ चुके हैं
कि अंडर एनफोर्स सेक्शन मान लो इसमें क्या होता है, या आपने कुछ एएसटी प्रोवाइड किया, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ये आपकी क्या थी, इफेक्टिव डेप्थ थी, ये आपका क्या था, विड्थ ऑफ सेक्शन था। क्लियर है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जब आपने बात की तो आपका कुछ सेक्शन देखना ध्यान से, मैं यहां पर कंप्लीट डायग्राम बना रहा हूं इसका, देखना ध्यान से। हाँ, मान लिया मेरा एक्चुअल लिमिटिंग की डेप्थ ये थी, ये वाली डेप्थ किसको डिनोट कर रहा है, एक्चुअल लिमिटिंग को, ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्चुअल लिमिटिंग को, और ये वाली डेप्थ किसको डिनोट कर रही है, एक्चयू की। मतलब एक्चयू जो है, एक्चयू की वैल्यू है वो लेस देन रहेगी एक्चुअल लिमिटिंग से, दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज नोन एज अंडर एनफोर्स सेक्शन। तो अंडर एनफोर्स सेक्शन के लिए जो हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम कैसा बन के आएगा, इन केस ऑफ एलएसएम तो देखना यहां पर कैसा डायग्राम बन के आएगा, यहां पर जो डायग्राम बन के आएगा वो कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा। मतलब इस वैल्यू तक, यहां तक ये सेक्शन क्या हो गया, पैराबोलिक, और इसके बाद क्या हो गया, मतलब अप टू 0.002 स्ट्रेन। अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके सामने इसका स्ट्रेन डायग्राम भी बना दूं तो मुझे कुछ ये डायग्राम कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। स्ट्रेन डायग्राम देखना ध्यान से, स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और यहां पर देखना ध्यान से कि कंक्रीट में यहां पर यहां पर जो वैल्यू होगी स्ट्रेंथ की वो कितनी लेगा, 0.45 एफसी की हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और इस पॉइंट तक जहां तक पैराबोलिक था, ये ध्यान से देखना, यहां से ये क्या हो गया, प्योरली रेक्टेंगुलर। यहां पर जो स्ट्रेन की वैल्यू है दैट इज 0.002 और यहां पर स्ट्रेन की वैल्यू है 0.0035। मतलब स्ट्रेन इससे कम रह जाता, बट एट द एंड ऑफ फेलियर यहां पर स्ट्रेन कुछ ऐसा दिखता है 0.0035। तो देखना यहां पर जो फोर्स दिखाया जाएगा वो कंप्रेसिव फोर्स कुछ ऐसा फोर्स होगा, और इस डायरेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में एक टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा। अब टेंसाइल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है ये दोनों हम निकाल के आ चुके हैं पीछे जब हमने एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम निकाला था। तो देखना ध्यान से, जब हम लिखेंगे यहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब यहां पर हमें ये डेप्थ पता है कि ये डेप्थ कितनी होती है, तो ये डेप्थ जब हमने कैलकुलेट की तो ये डेप्थ कितनी निकाली थी, ये डेप्थ आई थी आपकी 0.42 एक्सयू, और ये वाली जो डेप्थ हो जाती है आपकी, इसके बाद का जो पोर्शन आता है, सॉरी यहां पर वापस बना रहा हूं इसको, ये जो पोर्शन आता है ये कितना हो जाएगा, d माइनस 0.42 एक्सयू। क्लियर है। देखो यहां तक टोटल डेप्थ कितनी थी, इसकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी थी, d में से 0.42 एक्सयू का पार्ट गया तो d माइनस 0.42 एक्सयू बचा, और यही पार्ट आपका क्या कहलाता है, लीवर आर्म। ठीक है। तो देखना लीवर आर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लीवर आर्म हमें मिल गई है। अब देखो ध्यान से, लीवर आर्म बेसिकली होती क्या है, कोई भी दो टाइप के फोर्सेज होते हैं, कोई भी दो अपोजिट, जो कोई भी दो फोर्सेज लग रहे हैं अपोजिट, कंप्रेशन और टेंशन, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, लीवर आर्म कहेंगे। तो लीवर आर्म कंप्रेशन और टेंशन फोर्स के बीच की क्या दिख रही है हमें, देखना ध्यान से, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स कौन से लेने हैं, रिजल्टेंट कंप्रेशन और रिजल्टेंट टेंशन फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहेंगे, लीवर आर्म कहेंगे। तो देखना d माइनस 0.42 एक्सयू हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें कंप्रेशन डायरेक्शन में हमने फोर्स कितना निकाला था, तो मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं कंप्रेशन mr से डिनोट करता हूं या mu से डिनोट करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, mu कंप्रेशन। क्लियर है। तो mu कंप्रेशन होगा, उसकी वैल्यू यहां पर कंप्रेशन लिख रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। और कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू देखना, C की जो वैल्यू होगी वो कितनी थी, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं इस चीज को, दैट इज कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू एक्सयू। यहां पर अगर मैं इसको कंप्रेशन फोर्स को C से डिनोट करना चाहूं तो मैं इसको कंप्रेशन फोर्स को ये लिख दूंगा, और लीवर आर्म इस केस में क्या हो रही है, d माइनस 0.42 एक्सयू। देखो ये अंडर एनफोर्स सेक्शन था, इसीलिए मैंने इसमें एक्सयू यूज लिया, अगर ये बैलेंस सेक्शन होता तो एक्सयू लिमिटिंग यूज लेता। तो देखना ध्यान से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा जो कंप्रेशन साइड से, वो कैसा लिखा जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड, या इसको अलग अलग नोटेशन से दिखाते हैं, दैट इज mu कंप्रेशन इक्वल्स टू कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। मतलब इन दोनों फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 0.36 FCK B इंटू एक्सयू इंटू लीवर आर्म कितनी थी, d माइनस 0.42 एक्सयू।
क्लियर है? मतलब ये जो वैल्यू थी इसकी, ये वाली वैल्यू क्या होगी? कंप्रेशन फोर्स, और ये वाली वैल्यू क्या होगी? आपकी लीवर आर्म। तो आपको जब भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा अंडर एनफोर्स सेक्शन में, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अंडर एनफोर्स सेक्शन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अंडर एनफोर्स सेक्शन। आपके पास क्या कंप्लीट फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम टेंशन साइड से निकालना चाहें तो देखना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mu फ्रॉम टेंशन साइड या mr फ्रॉम टेंशन साइड क्या आ जाएगा? टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। और टेंशन फोर्स कितना है देखना ध्यान से। टेंशन फोर्स हमने बात की थी कि इसके अंदर स्ट्रेस कितना आएगा। इस केस में जो टेंशन फोर्स निकाला था हमने, टी की वैल्यू क्या निकाली थी? दैट इज 0.87 Fy इंटू AST। याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बता भी चुका हूं, जब एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम देखोगे तो उसमें इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 0.87 Fy इंटू AST कहां से आता है? इंटू, अब देखना ध्यान से, लीवर आर्म इस केस में क्या हो जाएगी? लीवर आर्म क्या हो जाएगी? सेम रहेगी लीवर आर्म। लीवर आर्म की डेफिनेशन क्या दी मैंने? पहले भी बता के जा चुका हूं कि लीवर आर्म क्या होता है? रिजल्टेंट कंप्रेशन और रिजल्टेंट टेंशन फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी को क्या कहते हैं? लीवर आर्म। और दैट इज d माइनस 0.42 XU। तो यहां पर जब हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो देखना ध्यान से कि mu टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MUT इज इक्वल्स टू 0.87 Fy इंटू AST इंटू d माइनस 0.42 XU। यहां तक बात समझ में आई? ये आपका एक टाइप का सेक्शन कंसिडर हो गया। और इसमें ये जो कंप्लीट रिजल्ट आप देखो ध्यान से, आप चाहे इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो, दोनों से आपके आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। बट आपको ध्यान देना है कि आप कोई गलती नहीं कर दो, कहीं यहां तो एक्सयू रख रहे हो या एक्सयू लिमिटिंग रख दोगे तो आंसर में क्या आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा। तो ध्यान रखना आपको, ये जो वैल्यू है ये टेंशन फोर्स की है और ये जो वैल्यू है वो किसकी है? लीवर आर्म की है। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक क्लियर? अब चलते हैं आगे दूसरे टाइप के सेक्शन पे, दैट इज बैलेंस सेक्शन। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओवर एनफोर्स सेक्शन। हाँ, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज बैलेंस सेक्शन। हाँ सॉरी, देखना, बैलेंस सेक्शन सेकंड पार्ट है अपना, बी पार्ट, बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन किस टाइप के, किसको कहते हैं? बैलेंस सेक्शन पता भी होगा कि बैलेंस सेक्शन उस टाइप के सेक्शन को कहा जाता है कि जब, बैलेंस सेक्शन किसको कहेंगे? जब आपके पास एक्सयू जो होगा वो आपका किसके बराबर हो जाए? एक्सयू लिमिटिंग के बराबर हो जाए। एक्सयू किसके इक्वल हो जाता है? एक्सयू लिमिटिंग के इक्वल हो जाता है। और उस टाइम कंक्रीट और स्टील दोनों क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली फेल होते हैं। तो दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज नोन एज बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन के केस में हम देखेंगे तो बैलेंस सेक्शन में देखना, इस बार आपकी एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग दोनों एक ही जगह होगी। ठीक है, देखना वापिस से बना रहा हूं डायग्राम। ये इस बार आपके पास ये बैलेंस सेक्शन का AST गिवन था। यहां तक आप स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे चाहे स्ट्रेन डायग्राम बनाओगे, तो मैं इसका सबसे पहले स्ट्रेन डायग्राम बना लेता हूं। तो यहां पर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है? टेंशन साइड में 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES, ये होती है। क्लियर है? अब यहां पर अगर मैं स्ट्रेन की वैल्यू की बात करूं दैट इज 0.0035। यहां पर अगर विड्थ की बात करूं तो बी विड्थ होती है, यहां पर अगर डेप्थ की बात करूं तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाती है? स्मॉल डी। थोड़ा सा क्या है ना, मेरा स्केचिंग थोड़ी सी, स्केचिंग मेरी परफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिएगा इस चीज के अंदर कि आपको डायग्राम, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे बनाऊं, फिर भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो अब मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूं। तो स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बन के आएगा। ये 0.002 स्ट्रेन तक की वैल्यू थी। ठीक है, तो यहां तक हमें क्या रखना है? इसको पैराबोलिक, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर। तो ये डायग्राम कंप्लीट। यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है? 0.45 FC के इस पॉइंट के बाद में। अब देखना ध्यान से, इस पॉइंट के बाद में हमें पता भी है कि हमारा जो नेट कंप्रेसिव फोर्स होगा वो हमेशा किधर एक्ट करेगा? यहीं पर एक्ट करेगा। और कितने डिस्टेंस पर? जो ये डेप्थ होगी उसके 0.42 पर। ये डेप्थ कितनी है इस बार? एक्सयू है वो किसके इक्वल है? एक्सयू लिमिटिंग के। क्लियर है? तो एक्सयू किसके इक्वल हो गया? एक्सयू लिमिटिंग के।
तो यहां पर ये जो हो गया 0.42 एक्सयू लिमिटिंग, और इस बार लीवर आर्म जो बन के आएगी दैट इज डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग। यहां तक क्लियर है, समझ में आई बात? तो देखना यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं कि यहां पर हमने पिछले फॉर्मूले में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले डिराइव किए। बार बार पता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब फोर्स कैसा, जो काम में लेंगे वैसा फोर्स आ जाएगा। तो हमें पता है कंप्रेशन में कंप्रेशन फोर्स आ जाएगा और टेंशन में टेंशन फोर्स आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड या एमयू, देखना ध्यान से। अब बात करते हैं कंप्रेशन साइड से, देखना ध्यान से। इस बार एक्सयू की जगह क्या काम में ले रहे हो, एक्सयू लिमिटिंग। तो जो एमयू है वो भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमयू लिमिटिंग में, दैट इज कंप्रेशन साइड से क्या हो जाएगा, इस बार एमयू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, लिमिटिंग कंडीशन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। और उसको जब हम निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखना ध्यान से, कि कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, और कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू क्या होती है 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू। अब ध्यान देना एक बहुत अच्छी चीज कि आपको इतना ही चेंजेस याद रखना है कि एक्सयू की जगह इस बार क्या काम आ जाएगा, एक्सयू लिमिटिंग, क्योंकि इस बार एक्सयू किसके इक्वल है, एक्सयू लिमिटिंग के इक्वल है। तो ये वाला जो फोर्स होगा वो तो किसको डिनोट करेगा, कंप्रेशन फोर्स को, और ये जो लीवर आर्म होगा वो कौन डिनोट करेगा, ये वाली चीज। बात समझ में आई? तो आपका एमयू लिमिटिंग का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आपका ये वाला फॉर्मूला बन के आएगा, दैट इज एमयू लिमिटिंग फ्रॉम कंप्रेशन साइड, ये आपका फॉर्मूला बन के आएगा। क्लियर है? 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू लिमिटिंग ब्रैकेट डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग। अब देखना ध्यान से, सिमिलरली अगर यही हम टेंशन साइड से निकाले एमयू लिमिटिंग, अभी भी क्या आएगा, लिमिटिंग आएगा, लिमिटिंग फ्रॉम टेंशन साइड। तो देखना टेंशन साइड से कैसे निकालेंगे इसको, टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, और टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.87 Fy इंटू AST। ठीक है, AST इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू, और हमें पता है कि इस केस में हमें एक्सयू की जगह क्या रखना है, एक्सयू लिमिटिंग। तो एमयू लिमिटिंग क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम टेंशन साइड, ये कुछ आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और जब आप चेक करोगे तो आपके कोड के पेज नंबर 92 पर भी यही फॉर्मूले दिए हैं जो हम प्रूव कर रहे हैं। और इन चीजों को याद रखने की आदत डाल दो, क्योंकि धीरे धीरे वक्त के साथ क्या हो जाएगा, कोड का यूज आप कम कर दोगे, और जब आप इसको डिटेल से करोगे तो कोड का यूज आपका जितना कम होगा उतने आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी। सिमिलरली हम बात करते हैं ओवर एनफोर्स सेक्शन की। तो देखना ओवर एनफोर्स सेक्शन में क्या हो जाएगा, देखना ओवर एंड फोर्स सेक्शन में पहले फेल कौन होता है, कंक्रीट फेल होता है। तो देखो ओवर एंड फोर्स सेक्शन की अगर बात करते हैं, लास्ट हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, सी पार्ट, दैट इज ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन देखना, ओवर रेनफोर्स सेक्शन की हम पहले बात कर चुके हैं। ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन जिसमें एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से बड़ी हो जाए। मतलब हमने इस सेक्शन की, देखो मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर रहा हूं क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा क्या होता है, IS 456 जो आप कोड पढ़ते हो वो इस सेक्शन को प्रेफर नहीं करता। मतलब वो कहता है अगर कोई सेक्शन ओवर एनफोर्स हो चुका है तो मतलब हम उस सेक्शन को क्या कह देंगे, उस सेक्शन को प्रेफर ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर फेल कौन होता है, कंक्रीट फेल होता है, और कंक्रीट का कैसा बिहेवियर होता है, ब्रिटल। और ब्रिटल बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज विदाउट इंडिकेशन ब्रेक हो जाएगी, और विदाउट इंडिकेशन जब ब्रेक होगी तो हमें टूटने से पहले कोई इंडिकेशन नहीं देगा। बात समझ में आ गई? जैसे जैसे कभी कभी किसी के साथ हुआ भी होगा, किसी का दिल टूटा तो उसको इंडिकेशन नहीं मिलता है, जैसे वो उस टाइप में उसके साथ कैसा सेक्शन होता है, ओवर एनफोर्स। ठीक है, और जब कभी कभी किसी किसी कपल को देखने को भी मिलता है आपको कि उसको पता रहता है कि सामने वाले की गलती है, फिर भी वो उस रिलेशनशिप में रहता है, मतलब दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज नोन एज अंडर एनफोर्स सेक्शन। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सेक्शन फेल होने वाला है, फिर भी वो उसमें एफर्ट देता रहता है कि सेक्शन कैसे न कैसे करके बच जाए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो देखना ध्यान से कि ओवर एनफोर्स सेक्शन हम कैसा सेक्शन हो गया कि ब्रिटल टाइप का, मतलब ब्रिटल फेलियर देगा। ब्रिटल फेलियर को देखना ध्यान से कि आपके पास एक बी इंटू डी का क्रॉस सेक्शन है, ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। क्लियर है? अब देखना इस केस में ये वाली पार्ट क्या हो गया, विड्थ
और ये वाला इफेक्टिव डेप्थ। बार बार बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और थ्रू आउट आरसीसी में यही चलेगा। थोड़ी सी मेरी स्केचिंग टेढ़ी मेढ़ी होती है, बाकी समझ लेना इस चीज को, ये ज्यादा जरूरी है। देखना सबसे पहले मैं इसमें ये जो डेप्थ मार्क कर रहा हूं दैट इज एक्सियो लिमिटिंग। ये डेप्थ कौन सी है? एक्सियो लिमिटिंग। क्लियर है? इसका अब इससे नीचे एक डेप्थ और मार्क कर रहे हैं दैट इज एक्सियो। क्या बोला था? एक्सियो की वैल्यू एक्सियो लिमिटिंग से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज नोन एज ओवर एनफोर्स सेक्शन। तो इसका जब स्ट्रेन डायग्राम बना के लाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेन डायग्राम क्या बन के आएगा? इसका स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा बन के आएगा यहां पर। मतलब इस टाइम कंक्रीट तो अपने स्ट्रेन को अटेंड कर लेगा 0.0035, जबकि स्टील के पास स्ट्रेन क्या रह जाएगा? 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES से कम रह जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेक्शन था हमें मतलब स्टील फेल ही नहीं हो रहा, मतलब स्टील के पास स्ट्रेंथ जितनी होनी चाहिए थी उससे कम स्ट्रेंथ है। तो देखना ध्यान से, मैं अगर इसको एक जनरलाइज फॉर्म में इसका डेरिवेशन बनाना चाहूं तो वो डेरिवेशन कुछ ऐसा बन के आएगा। देखना यहां पर, देखना ध्यान से, ये जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी बन के आएगी। ठीक है? यहां तक का जो स्ट्रेन है हम ये बोल सकते हैं, यहां तक का जो स्ट्रेन है हम यहां पर इंडिकेशन दे रहे हैं, ये जो स्ट्रेन है ये वाला जो पार्ट है यहां तक पैराबोलिक है और पैराबोलिक का यहां तक का स्ट्रेन क्या हो गया? 0.002। यहां पर स्ट्रेंथ वैल्यू कितनी होगी कंक्रीट की? 0.45 FCK। और ये नंबर ऑफ टाइम ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी होती है? 0.45 FCK। उसमें टाइप ऑफ सेक्शन की बात नहीं करता है कभी भी। ठीक है? तो इसका मतलब यहां पर मैं अगर नेट कंप्रेशन फोर्स दिखाऊं, कंप्रेशन फोर्स कहां एक्ट करता है? ऑलवेज, ये ऑलवेज एक्ट करता है रेक्टेंगुलर पार्ट में। और यहां पर अगर मैं टेंशन फोर्स की वैल्यू दिखाऊं तो टेंशन फोर्स कुछ इतना होता है। ध्यान देना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। क्यों इस सेक्शन को प्रेफर नहीं किया जाता? आज तक आपको जहां भी आपने क्लास ली होगी वहां पर ये बोल दिया जाता है ये सेक्शन प्रेफर नहीं किया जाता। क्यों प्रेफर नहीं किया जाता? आज मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको। ठीक है? तो देखना ध्यान से, हर बार हमने बात की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? MU या फिर MR। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू लीवर आर्म। बार बार इत्यादि याद हो गया होगा। अब देखो इसको दोनों साइड से डील करते हैं, कंप्रेशन साइड से, मतलब मैं इसको कंप्रेशन साइड से डील कर रहा हूं। तो देखना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU कंप्रेशन साइड। क्लियर है? कंप्रेशन साइड से डील करूंगा तो मुझे इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब हमें ये पता है कि चाहे कैसा भी स्ट्रेस डायग्राम बने, ये जो डेप्थ होती है ये ऑलवेज क्या होती है? 0.42 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस डायग्राम की जितनी डेप्थ है। तो स्ट्रेस डायग्राम की डेप्थ कितनी है? एक्सियो। तो इसका 0.42 टाइम्स लिख दिया। तो ये जो नेट कंप्रेसिव फोर्स है और नेट टेंशन फोर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? लीवर आर्म, दैट इज D माइनस 0.42 एक्सियो हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर? तो देखना ध्यान से, लीवर आर्म तो हमें मिल गई D माइनस 0.42 एक्सियो। तो अब कंप्रेशन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो कंप्रेशन फोर्स क्या होगा? कंप्रेशन फोर्स होगा वही, दैट इज 0.36 FCK B इंटू एक्सियो इंटू, अब देखो ध्यान से, ये चलो लीवर आर्म यहां लिख देते हैं, लीवर आर्म इज इक्वल टू D माइनस 0.42 एक्सियो। तो यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कंप्रेशन साइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 0.36 FCK B इंटू एक्सियो इंटू D माइनस 0.42 एक्सियो। क्लियर है? और इसमें ये वाला जो पार्ट होगा ये किसका पार्ट होगा? कंप्रेशन फोर्स का। और ये वाला पार्ट किसका होगा? लीवर आर्म का। तो ओवरऑल कंप्रेशन साइड से फॉर्मूला बन गया। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद चलते हैं देखना टेंशन साइड से, और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पार्ट। यहां से आपको रीजन समझ में आएगा क्यों नहीं प्रेफर करते। देखो ध्यान से कि अगर मैं यहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूंगा टेंशन साइड से तो मेरे को क्या चाहिए? टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेंशन फोर्स है वो क्या होना चाहिए? मेरे को आज तक ये बताया गया है ये क्या होगा? 0.87 FY इंटू EST। और लीवर आर्म मेरे को क्या बताया गया? D माइनस 0.42 एक्सियो। अब ये बताओ, जब हमने ओवर एनफोर्स सेक्शन पढ़ा था पिछली क्लास में तो उसमें क्या बताया था? ओवर एनफोर्स सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कंक्रीट स्टील से पहले फेल हो जाती है। मतलब क्या हुआ? फेल कौन होगा? जो अपनी अल्टीमेट लिमिट पर पहुंचेगा। और अल्टीमेट लिमिट पर पहुंचेगा इसका मतलब कंक्रीट तो फेल हो चुका है। स्टील अपनी अल्टीमेट लिमिट पर नहीं पहुंचा, मतलब अपनी परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू पर नहीं पहुंचा। और ये 0.87 FY ये किसको डिनोट कर रहा है? अपनी परमिसिबल लिमिट को। तो क्या हम यहां पर ये स्ट्रेस की वैल्यू काम में लेंगे? नहीं काम में लेंगे। तो यहां पर हमें कुछ FST स्ट्रेस मानना होगा
जो कि एफएसटी स्ट्रेस होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन 0.87 एफवाई, इससे कम होगा। कितना भी अमाउंट से कम हो बट वो इससे कम होगा, तब हम यहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को टेंशन साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये कोड की क्लोज के अगेंस्ट है। कोड ये कहता है कि हम इस पार्ट को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर एनफोर्स सेक्शन, ब्रिटल टाइप ऑफ सेक्शन को हम कभी भी डिजाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हम जब इसका डिजाइनिंग का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से, mu फ्रॉम टेंशन साइड दैट इज इक्वल्स टू FST इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 एक्स। क्लियर है, ये आपका टेंशन साइड से फॉर्मूला होगा और यहां पर आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन का पार्ट खत्म होता है। अब देखना एक छोटी सी चीज और समझना, अगर हम इसको समझना चाहें कि हम टेंशन, इसमें जब भी कभी हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को कहेगा, अगर हम 0.87 FY इंटू AST काम में लेते हैं तो कभी भी ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखना ध्यान से, इसमें एक क्लोज और दी गई है। क्या दिया गया है वो और देखना। कोड क्या कहता है, कोड ये कहता है कि जब भी आपका ओवर एनफोर्स सेक्शन आ जाएगा, देखना ध्यान से, कई चीजें यहां पर चेंज करूंगा, जो चेंज करने जा रहा हूं पूरा बना दिया हमने। जब भी कोड ने ये कहा है कि जब भी कभी ओवर एनफोर्स सेक्शन आ जाए तो आप एक्सयू की जगह उसको एक्सयू लिमिटिंग से रिप्लेस कर दो। एक्सयू को किसके इक्वल मान लो, एक्सयू लिमिटिंग के बराबर मान लो। तो यहां पर जब भी आप कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट करोगे तो यहां एक्सयू नहीं रखोगे, यहां पर आपके पास क्या आएगा, एक्सयू लिमिटिंग आएगा। अब बात समझ में आई? तो जब भी हम यहां पर भी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या कंसीडर होगा, देखना ध्यान से, यहां पर जो वैल्यू कंसीडर होगी दैट इज एक्सयू लिमिटिंग। बात समझ में आई? ये कोड की लास्ट क्लोज थी जिसमें हमें कंसीडर करना था। यहां तक बात समझ में आ गई, जिसमें हमने अंडर एनफोर्स सेक्शन, ओवर एनफोर्स सेक्शन एंड बैलेंस सेक्शन तीनों को हमने डिस्कस किया और तीनों के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना सीखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके साथ, इसके बेस पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको डील करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, डिप्लोमा एग्जाम्स के लिए एंड डिग्रीज के लिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू।